चलिए, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल माय डियर स्टूडेंट्स। कैसे हैं आप सभी लोग? तो शुरू करते हैं। आज हम बात करेंगे गेट एग्ज़ाम के प्रीवियस पेपर के बारे में। गेट एग्ज़ाम आप सभी को पता है क्या होता है। ये ग्रेजुएट एप्टीट्यूड टेस्ट फॉर इंजीनियरिंग। तो इंजीनियरिंग के स्टूडेंट्स के लिए जनरली होता है ये। तो कुछ स्टूडेंट्स की बहुत डिमांड थी कि सर ये प्रीवियस पेपर के कई सारे क्वेश्चंस हैं, तो उसका सोल्यूशन देना था। तो मैंने सोचा था कि सभी में से कुछ ना कुछ इम्पॉर्टेंट निकाल करके मैं आपके सामने लाया हूँ। तो आज की क्लास में हम उसी के बारे में बात करेंगे कि हमारा जो गेट का एग्ज़ाम इससे पहले हो चुके हैं, तो उन एग्ज़ाम के क्वेश्चंस कैसे आते हैं, ठीक है। नेचर ऑफ क्वेश्चंस का हम थोड़ा एनालिसिस करेंगे, ठीक है। नंबर ऑफ क्वेश्चंस दैट आई विल लेट यू नो एवरीथिंग, ठीक है। फर्स्ट ऑफ ऑल we have to discuss about the nature of question, how the question comes in the examination and how to deal with it. Okay, so let's start. So that's my intro. If you don't know about it, so let's start. So gate previous paper discussion. Here we have a question. It has come from GATE CS 2018। 2018 का जो एग्ज़ाम हुआ अपना गेट का, तो उसमें हमारा एक क्वेश्चन था, वो ये है आपके आगे। फ्रॉम वेयर आर दे ब्रिंगिंग देयर बुक्स, क्वेश्चन मार्क, डैश ब्रिंगिंग डैश बुक्स फ्रॉम डैश। तो हमारे पास ऑप्शन में है, वी हैव 4 ऑप्शंस आर देयर, देयर एंड देयर। मीन्स प्रोनाउंसिएशंस आर सेम, ठीक है। अगर आप प्रोनाउंसिएशन करके देखते हैं तो प्रोनाउंसिएशन सेम आएगी, लेकिन वी मस्ट नीड टू नो कि व्हाट विल बी द करेक्ट आंसर हियर। सो करेक्ट आंसर के लिए क्या करेंगे, लेट्स स्टार्ट। फ्रॉम वेयर आर दे ब्रिंगिंग देयर बुक्स, वो कहाँ से अपनी बुक ला रहे हैं, डैश ब्रिंगिंग डैश बुक्स फ्रॉम डैश। देखो यहाँ पे हमारे पास जो फ्रॉम आ रहा है, ये प्लेस को रेफर करने के लिए आ रहा है, ठीक है, कहाँ से ला रहे हैं। अच्छा, यहाँ पे जो हमारे पास पर्टिकुलरली ब्लैंक है, ये किसी पर्सन को, यानी कि कोई सब्जेक्ट को रिलेट करने के लिए ला रहा है। बिकॉज कि आप यहाँ पे ब्रिंगिंग से पहले काम करो, ऐसे सोच करके देखो कि शी, तो शी इज़ ब्रिंगिंग, कुछ ऐसा हो सकता है ना। तो शी इज़ ब्रिंगिंग हम इस तरीके से कह सकते हैं, आई एम ब्रिंगिंग इट, यानी कि ये श्योर है कि यहाँ पे कोई सब्जेक्ट की तरह काम करने वाला पर्सन होगा, यहाँ पे कोई प्लेस दिखाने वाला होगा। अगर दो भी क्लियर हो गया तो ईजिली हो जाएगा, ठीक है। और यहाँ पे जो बात होगी डैश बुक्स, तो यहाँ पे पक्का है कि यहाँ पे बात पोजीशन की होगी, ठीक है। पॉजिटिव एडजेक्टिव का यूज़ होना है, क्योंकि बात किसकी हो रही है, पोजीशन की, ठीक है। तो यहाँ पे हम कह सकते हैं क्या, कि पॉजिटिव एडजेक्टिव का हमें यूज़ करना है, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं फिर इसको। पहले तो इन तीनों में एक बार मैं आपको फ़र्क दिखा देता हूँ। देखो यहाँ पे हमारे पास जो THEIR है, THEIR, ये हमारा होता है, क्या होता है, तो पॉजिटिव एडजेक्टिव, ठीक है। मैं थोड़ा सा इसको ठीक तरीके से आपके साथ डिस्कस कर लेता हूँ, यहाँ करके थोड़ा सा ब्लैंक खाली जगह मिल जाएगी ना, आसान रहेगा। देखो यहाँ मैं आपके साथ डिस्कस कर लेता हूँ। देखो ये जो हमारे पास ये वाला देयर होता है, ये होता है पॉजिटिव एडजेक्टिव, ठीक है, यानी कि ऑनरशिप दिखाने वाला जो वर्ड्स होता है, तो ऑनरशिप दिखाना एडजेक्टिव, पॉजिटिव एडजेक्टिव उसको कहते हैं। ये जो हमारे पास ये वाला देयर होता है, THEY, और उसके बाद ये, ठीक है। तो इसका मतलब हो गया दे आर, दे आर। और जो हमारे पास THERE है, इट इज़ यूज फॉर प्लेस, ठीक है। यहाँ पे हम इसका यूज़ कैसे कर रहे हैं, प्लेस के रेफरेंस में। तो अब आप यहाँ देखें कि प्लेस की मैंने बात कहाँ कही थी, तो लास्ट वाले में, ठीक है। तो लास्ट वाले में THERE आना चाहिए, श्योर है हम। तो आप देख ले THERE लास्ट ऑप्शन कहाँ है, तो A है और B है, C और D नहीं है, तो C और D को हम करते हैं कैंसिल। अब बचा A और B, ओके। आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पे हमने ये मान लो, इसको मैंने माना था A, यहाँ माना था B, यहाँ माना था C। तो C वाले पॉइंट में जो हम कह रहे थे, मतलब यहाँ पे तो हमारा प्लेस से रिलेटेड आना चाहिए था, तो ये श्योर है कि THERE आएगा ही आएगा। अब बस इसका एक बार देख लेते हैं। अब यहाँ जो बुक्स है, बुक्स एक नाउन है, नाउन से पहले हमें एडजेक्टिव चाहिए, पॉजिटिव का केस, तो पॉजिटिव एडजेक्टिव THEIR होता है। तो यहाँ पे फिर हमारे पास B ऑप्शन इज करेक्ट, A इज रॉन्ग। तो यहाँ पे हमारे पास आंसर क्या आ गया, तो B। तो मैं एक बार पूरा क्लियर करके आपके सामने फिर से लिख देता हूँ सारी बातें, ठीक है। वैसे ये सारी चीज़ें जो है प्रोनाउन और एडजेक्टिव पढ़ते पढ़ते जब वहाँ पहुँचते हैं ना, तो वहाँ पे सारी की सारी चीज़ें अपने आप क्लियर हो जाती है। बहुत इजी कॉन्सेप्ट है, कुछ भी मुश्किल नहीं है। सो हियर आंसर विल बी व्हाट, तो आंसर विल बी बी। तो बी ऑप्शन हमारा सही होगा
ठीक है, यहाँ पे हमारे पास जो कंसेप्ट चल रहे हैं सिर्फ प्रोनाउन एडजेक्टिव से रिलेटेड था, यहाँ पे पॉजिटिव एडजेक्टिव या फिर हमारा प्रोनाउन। ठीक है, नेक्स्ट पे आते हैं, मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। ओके, कुछ टेक्निकल इशू है आई थिंक, थोड़ा लैपटॉप हैंग हो रहा है, जस्ट अ सेकेंड। ओके, गिव मी अ सेकेंड। ओके, चलिए तो हम इस अगले पे चलते हैं। रिसर्च इन द वर्कशॉप रिवील्स दैट पीपल वर्क फॉर मैनी रीजन, मनी बिसाइड मनी बिसाइड्स मनी। तो इसको करने के लिए आपको सबसे पहले तो ये बिसाइड और बिसाइड्स इन दोनों में डिफरेंस जानना पड़ेगा कि ये होते क्या हैं। बिसाइड या बिसाइड्स, इन दोनों में हम एक बार डिफरेंस करके देख लेते हैं कि ये दोनों में डिफरेंस क्या होता है। ठीक है, चलो लेट्स स्टार्ट इट। देखो, जो बिसाइड होता है इसका मतलब होता है के बगल में, प्रेपोजिशंस हैं दोनों, के बगल में या के साथ में हम कह सकते हैं। जबकि बिसाइड्स का मतलब होता है क्या, के अलावा या के अतिरिक्त। ठीक है, मतलब इसके साथ साथ ये भी। ठीक है, जैसे मान लो मैं कहता हूँ बिसाइड्स ऑफ टेकिंग टी शी टुक कॉफ़ी, मतलब चाय पीने के साथ ही साथ में उसने कॉफ़ी भी पी। तो के अलावा, यहाँ पे शायद आपको ठीक से ना दिखे, मैं दोबारा लिख देता हूँ, क्या लिखा है ये मैंने, के अलावा। ठीक है, या ये कह सकते हो इन एडिशन टू। ठीक है, इन एडिशन टू। तो यहाँ पे अब आप देख लीजिए, रिसर्च इन द वर्कशॉप रिवील्स दैट पीपल वर्क फॉर मैनी रीजंस। जो लोग जो वर्क करते हैं वो बहुत रीजन से काम से वर्क करते हैं। ठीक है, मनी के अलावा, मनी के अलावा। तो यानी श्योर है कि ये वाला तो ऑप्शन गलत हो गया, ये भी ऑप्शन हमारा रॉन्ग हो गया। अब आते हैं यहाँ पे, मनी बिसाइड्स या बिसाइड्स मनी। तो बिसाइड्स मनी, क्योंकि प्रेपोजिशन आगे और उसका ऑब्जेक्ट बाद में, तो हमारा आंसर आ गया डी। चलो मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। आफ्टर राजेंद्र चोला had returned from his voyage to Indonesia, he dashed to visit the temple in थंजावुर। तो देखो यहाँ पे अब क्या कह रहे हैं कि जब वो अपने समुद्र यात्रा से, ठीक है, वॉयज मतलब समुद्र की यात्रा करके आया वो पर्सन इंडोनेशिया से, तो ही डैश टू विजिट द टेम्पल इन थंजावुर, यानी कि उसने क्या सोचा, थंजावुर में जो टेम्पल है उसको विजिट करने का। तो ही वॉज विशिंग, ही इज विशिंग, विस्ड या हैड विस्ड। देखो पहली चीज़ तो ये कि ये जो विश होता है ये हमारे पास एक स्टेटिव वर्ब होता है, एक स्टेटिव वर्ब का फॉर्म होता है, स्टेटिव वर्ब का फॉर्म होता है, ये ध्यान रखना। स्टेटिव वर्ब ऐसे वर्ब होते हैं, ये टेंस का कॉन्सेप्ट आता है, वर्ब में भी हम इसको पढ़ते हैं। स्टेटिव वर्ब ऐसा वर्ब होता है जिसका यूज आप स्टेटिव वर्ब ऐसा वर्ब होता है जिसका यूज आप सिंपल और कंटिन्यूस परफेक्ट में कर सकते हैं, लेकिन कंटिन्यूस और परफेक्ट कंटिन्यूस में नहीं कर सकते। ठीक है, कई बुक्स में आपको ये मिलेगा, देखा हुआ लिखा हुआ मिलेगा कि स्टेटिव वर्ब में आईएनजी नहीं लगाते, लेकिन ऐसा याद मत करके बैठ जाना। ऐसे समझ लेना कि स्टेटिव वर्ब ऐसे वर्ब होते हैं जिनका इस्तेमाल हम सिंपल और परफेक्ट में कर सकते हैं, बट कंटिन्यूस एंड परफेक्ट कंटिन्यूस में नहीं कर सकते। ठीक है, दोनों बातों में बहुत फ़र्क है। अगर मैं कह रहा हूँ कि इसमें आईएनजी नहीं लगाते, ये कहना गलत है। इसका मतलब मैं इसलिए कह रहा हूँ बिकॉज कि यहाँ जब आईएनजी लगाया जाता है नॉन फाइनाइट के फॉर्म में तो स्टूडेंट कन्फ्यूज हो जाता है। ठीक है, जब ये नॉन फाइनाइट वर्ब बन जाता है तो लगा सकते हैं, तब वो एडजेक्टिव या जिरेंट के फॉर्म में बनता है। लेकिन फिलहाल मैं आपको समझाने के लिए बता दूँ, स्टेटिव वर्ब का मैं तरीका आपको आगे बताऊँगा। ठीक है, उसके लिए मेरी कुछ और भी वीडियोज़ पड़ी है टेंस के ऊपर की, तो मैंने दे रखी है। तो स्टेटिव वर्ब जो होता है वो ऐसे समझ के रख लेना कि ये ऐसे वर्ब होते हैं जिनका यूज़ आप सिंपल में बना सकते हो, परफेक्ट में बना सकते हो, कंटिन्यूस और परफेक्ट कंटिन्यूस में नहीं बना सकते, दैट्स इट। तो विश उन्हीं में से एक था, तो यहाँ हमारे पास कंटिन्यूस बन रहे हैं दोनों, तो ये दोनों कंटिन्यूस बन रहे हैं, इसका मतलब ये दोनों ही हमारे क्या हो गए, तो ये दोनों हमारे, चलो क्रॉस कर देते हैं। उसके बाद बचा विश्ड और हैड विश्ड। अब यहाँ पे हमारे पास विश्ड और हैड विश्ड सेकंड और ये थर्ड फॉर्म बन सकती है, यानी कि ये हमारे सिंपल पास्ट है, पास्ट परफेक्ट है, तो बन सकता है दोनों। लेकिन यहाँ पे अब कॉन्टेक्स्ट देखो, आफ्टर राजेंद्र प्रसाद हैड रिटर्न, ऑलरेडी हैड रिटर्न आ चुका है,
हेड प्लस V3 आ चुका है, तो जब हेड प्लस V3 आ चुका है और आफ्टर लिखा है यानी कि ये काम जो है उसके बाद हुआ होगा, पहले वो रिटर्न हुआ उसके बाद वो थंजावुर गया, तो इसलिए 2 बार हेड तो सेंस बनता नहीं, तो सी लगाएंगे आंसर। ठीक है, मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, चूज द ऑप्शन विद द वर्ड दैट आर नॉट सिनोनिम। अब हमको इनमें से पेयर ऐसा चुनना है जो एक दूसरे का सिनोनिम नहीं है। ठीक है, तो ऐसा कौन सा है इसके अंदर जो एक दूसरे का सिनोनिम नहीं होगा, तो चलिए लेट्स गेट स्टार्टेड। तो एवर्जन और डिसलाइक, देखो एवर्जन का मतलब क्या होता है, तो सेम वही होता है जो डिसलाइक होता है। इट इज ऑल्सो कॉल्ड एज यू कैन से हेट। ठीक है, डिसलाइक का मतलब भी एक तरीके से वैसे ही मीनिंग देगा, डिसलाइक तो आपको पता ही है। ठीक है, ओके। ल्यूमिनस और रेडियंट, इन दोनों का ही मतलब, इसका मतलब दोनों का हम कह सकते हैं हेट। ठीक है, जो पसंद ना करना, और ल्यूमिनस रेडियंस दोनों का मतलब ही होता है शाइनिंग या कह सकते हैं लाइट। ठीक है, लाइट किसी चीज का आना। प्लंडर एंड लूट दोनों का मतलब सेम होता है, किसी चीज को थीफ करना। ठीक है, रॉब करना। ठीक है, जिसको कह सकते हैं रॉबिंग। ठीक है, किसी चीज को लूटना, लूटेड सुना होगा आपने वर्ड। जबकि यील्डिंग अलग वर्ड है, रेजिस्टिंग अलग वर्ड है, इसका मतलब होता है रोकना किसी चीज को। ठीक है, स्टॉप करना, फोर्सफुली किसी को रोकना। जबकि यील्डिंग का मतलब अलग हो गया। ठीक है, इसका मतलब हो जाता है हमारा क्या, मतलब समथिंग दैट यू आर गेटिंग, कि मतलब आपको जो है कुछ मिल जाना। ठीक है, कुछ प्राप्त हो जाना, तो इसको कहेंगे। यानी कि हमारे पास आंसर क्या आया फिर, डी। तो ए बी सी जो थे वो एक दूसरे के सिनोनिम थे। तो आपको करना कुछ नहीं है, अगर आप 3 तक भी क्लियर है ना, 3 तक आपका लॉजिक क्लियर है, देन यू विल कम टू नो कि यहाँ पर चौथा तो अपने आप ही अंडरस्टूड हो जाएगा। ठीक है, चलिए मूविंग टू द नेक्स्ट पॉइंट। अगर यहाँ पे आपको वोकैब का थोड़ा भी कंफ्यूजन हो तो रिमेंबर, मैंने काफ़ी सारी वीडियोस जो है यूट्यूब चैनल पे यहाँ पे आपको अवेलेबल है, आप वहाँ से देख सकते हैं वोकैबलरी विथ ट्रिक्स। मैंने ट्रिक्स के साथ कई सारी वोकैबलरी आपके साथ डिस्कस की हुई है, वोकैबलरी मैंने सिखाई हुई है। आर के मैथो नाम से चैनल है, आर के सर इंग्लिश भी डालेंगे तो मिल जाएगा। ठीक है, तो वोकैबलरीज मैं यहाँ पे भी डालता हूँ, यहाँ पे भी डालता हूँ, अलग अलग मैं प्लेटफॉर्म पे डालता रहता हूँ, सो यू कैन गेट दिस। ठीक है, तो आंसर मैं एक बार फाइनल कर देता हूँ इन सभी में। तो आंसर आया हमारा क्या, तो आंसर आया जी। ठीक है, मूविंग टू द नेक्स्ट वन। ओके, Saturn is dash to be seen on a clear night with the naked eye. ओके, यहाँ पे हमारे पास थोड़ा सा स्पेलिंग का गड़बड़ हो गया या ध्यान नहीं गया मेरा, कोई बात नहीं। Saturn is dash to be seen in on a clear night with the naked eye. ठीक है, तो यहाँ पे सैटर्न जो है, मीनिंग तो क्लियर हो ही गई होगी आपको। ठीक है, मतलब नेक्ड आई की से भी सैटर्न एक प्लैनेट का नाम है। ठीक है, सैटर्न यूरेनस से ठीक पहले है, तो सी की बात हो रही है, तो मतलब उसको हम नेक्ड आई से भी देख सकते हैं। ठीक है, नाइट के टाइम में। तो सैटर्न इज इनफ ब्राइट, ब्राइट इनफ, एज इनफ लाइट ब्राइट, ब्राइट एज इनफ। तो सबसे पहले तो आप क्या करेंगे कि ये एज वाला क्रॉस करेंगे, बिकॉज एज का कोई सेंस यहाँ बनेगा नहीं, क्योंकि एज एक कंजंक्शन के फॉर्म में अगर हम इसको लगाते भी हैं यहाँ पे, तो कोई एज एज का पेयर नहीं, सो एज का पेयर नहीं, तो इसको हम करते हैं क्रॉस। अब इनफ ब्राइट और ब्राइट इनफ, इन दोनों के पेयर की बात करते हैं। देखो यहाँ जो इनफ वाला कॉन्सेप्ट है, ब्राइट हमारे पास एक एडजेक्टिव है। ठीक है, और इनफ जो होता है एडजेक्टिव एडवर्ब दोनों का काम करता है। तो हमको ध्यान क्या रखना होता है कि अगर हमारे पास इनफ और इनफ के साथ कोई दूसरा एडजेक्टिव अगर हमारे पास कोई जुड़ जाए, तो ध्यान हमको ये रखना होगा कि ऐसे सेंस के अंदर, एक सेकेंड, ठीक है, तो हमको ध्यान क्या रखना होगा ऐसे सेंस के अंदर कि हमें मतलब जो इनफ होगा दैट विल बिकम एन एडवर्ब, और वो एडजेक्टिव के बाद उसको फिर हम प्लेस करेंगे। तो ध्यान ही रखेंगे फिर, तभी हम कहते हैं ना गुड इनफ, कभी भी ये नहीं कहते इनफ गुड, गुड इनफ। ठीक है, गुड इनफ, बैड इनफ, ठीक है, टॉल इनफ, इस तरीके से जो हम बोलते हैं, तो इसलिए हमारे पास एडजेक्टिव के बाद रखा जाएगा। अभी मैं थोड़ा सा जल्दी जल्दी क्लास खींच रहा हूँ, थोड़ा सा एक और मेरी क्लास अभी पेंडिंग है, तो उसको भी मुझे लेना है। तो ये तो सिर्फ एक रिकॉर्डेड वीडियो रहेगी मेरी, इसलिए तो मैं थोड़ा सा स्पीडली पढ़ा रहा हूँ उसमें। ठीक है, चलिए फिर नेक्स्ट पे चलते हैं, मूविंग टू द नेक्स्ट वन। जो लॉजिक कॉन्सेप्ट्स हैं उसको आप यहाँ से एक बार विजिट कर सकते हैं, सारी चीज़ें आपको वहाँ पे मिल जाएगी। नेक्स्ट पे आते हैं। ओके, फाइंड द ऑड वन इन द फॉलोइंग ग्रुप ऑफ वर्ड्स। देखिए जल्दबाजी में मेरे कई वर्ड गलत हो गए, ग्रुप लिखना था मैंने ग्रुप लिख दिया, कोई बात नहीं, होती है, छोटी छोटी गलतियाँ तो सबसे होती है। तो मॉक, डायरेक्ट, प्रेज, जी। चलिए अब इसमें से एक बार देखते हैं कि क्या आंसर होना चाहिए। फाइंड द ऑड वन इन द फॉलोइंग ग्रुप, इनमें से कौन सा ऐसा है जो बिल्कुल अलग है, आंसर सोचो। चलो देखते हैं।
मॉक का मतलब होता है किसी चीज को बस दिखाना, दिखावट करना, मतलब कह सकते हैं दिखावा करना, दिखावटी, ठीक है, मतलब टू शो समथिंग, ठीक है। अच्छा, ड्राइड, ड्राइड, काफी देर से लगातार क्लास ले रहा हूँ, पैर वैर भी दर्द हो गया। चलो, ड्राइड का मतलब हो जाता है लाफ्ड एट, ठीक है, लाफ्ड एट, मतलब किसी पे हंसना, खिल्ली उड़ाना, कह सकते हैं उपहास करना, ये वर्ड सुना होगा आपने, उपहास करना, या अगर ऐसे याद ना रहे तो सिर्फ लाफ्ड एट से याद रख लो, किसी को गिल्ट फील करा देना, ठीक है। ओके, दिखावट, गिल्ट फील कराना, इस तरीके से। ओके, फिर आता है हमारे पास प्रेज एंड जी। देखो वैसे तो मैं इसका आंसर बता दूं, यहाँ पे बाकी जितने भी है ना सेंस, ये हमारे पास थोड़ा सा अलग या नेगेटिव फीलिंग दे रहे हैं, लेकिन प्रेज जो है ना, प्रेज जो है ये एकमात्र ऐसा वर्ड है जो एक पॉजिटिव फीलिंग दे रहा है। प्रेज मतलब हम कह सकते हैं कि जो प्रेज सेंस आ रहा है, ये इसका मतलब हो रहा है तारीफ, किसी किसी को हम वो कर रहे हैं, मतलब एडमायर कर रहे हैं। तो जब हम किसी को एडमायर कर रहे हैं तो वहाँ पे हम दिखावटी या लाफ्ड एट या टाइम से रिलेट करके हम बात को नहीं कहते, ठीक है। वो बिल्कुल ही इन सारे सेंस से वो बिल्कुल अलग कॉन्सेप्ट निकल आता है। दैट्स व्हाई आर आंसर विल बी व्हाट, विल बी सी, ठीक है, आंसर विल बी सी। मूविंग टू द नेक्स्ट वन फटाफट। which of the following is correct with respect to grammar and uses? माउंट एवरेस्ट इज, चलो फटाफट इसका आंसर पे आते हैं। माउंट एवरेस्ट इज, माउंट एवरेस्ट जो है वो क्या है? माउंट एवरेस्ट इज द हाईएस्ट पीक इन द वर्ल्ड, हाईएस्ट पीक इन द वर्ल्ड, वन ऑफ द हाईएस्ट पीक इन द वर्ल्ड, वन ऑफ द हाईएस्ट पीक इन द वर्ल्ड। तो सही को ढूंढने से पहले गलत को ढूंढते हैं। देखो गलत को क्या ढूंढेंगे कि जो हमारे पास पहली चीज, ये थोड़ा सा अब इस पे टाइम लेने वाला क्वेश्चन है। अब क्या करें, सही को ढूंढने से पहले आप गलत की पहचान ढूंढो। देखो मैंने सबके ऊपर ना ये भी लिखा हुआ है कि ये कौन से एग्जाम में आया है, ये कौन से एग्जाम में आया है, तो आप देख सकते हैं ये इसी 2016 का है, ठीक है। देखो सबसे पहले तो गलत की पहचान देख लो कि जो वन ऑफ कभी भी लिखा आता है ना, तो उसके बाद जो नाउन आएगा दैट विल बी प्लूरल। क्यों प्लूरल होगा, एक मैं आपको एग्जाम्पल देके क्लियर कर देता हूँ, ठीक है। एक छोटा सा एग्जाम्पल देता हूँ, उससे आपको शायद क्लियर हो जाए, ठीक है। देखो अगर मान लो मैं एक सेंटेंस कहता हूँ, वन ऑफ माई स्टूडेंट हैव बीन अवॉर्डेड, तो इसका मतलब मैं यही तो कहना चाहता हूँ ना कि वन ऑफ माई स्टूडेंट मतलब मेरे स्टूडेंट्स में से एक। अब सोचो अगर मैं कह रहा हूँ मेरे स्टूडेंट्स में से एक, यानी कि स्टूडेंट तो ज़्यादा होंगे। अगर मैं कहता हूँ कि इन चेयर में से एक को बाहर निकाल दो, यानी चेयर तो ज़्यादा होगी। तो उसी तरह से मैं कह रहा हूँ वन ऑफ माई स्टूडेंट, यानी स्टूडेंट तो ज़्यादा होंगे, तभी तो वहाँ पे हमारे पास, तभी तो हमारे पास वहाँ पे जो है नाउन, वो उनमें से एक निकलेगा। यानी हम ये कह सकते हैं कि वन ऑफ के बाद नाउन कैसा आता है, ऑलवेज प्लूरल। यानी कि यहाँ पे पक्का है कि हमें मालूम पड़ गया कि स्टूडेंट नहीं आएगा, स्टूडेंट्स आना चाहिए, प्लूरल के फॉर्म में आंसर आना चाहिए था, ठीक है। अच्छा अभी बात खत्म नहीं हुई, और सुनो, वन ऑफ के बाद नॉन प्लूरल आ गया। अब ये बताओ अवार्ड कितने लोगों को मिला है, रियल फैक्ट में सच सच बताना, अवार्ड यहाँ कितने को मिला है? तो अवार्ड मिला है केवल ओनली वन को। तो वन के हिसाब से वर्ब कैसी आती, तो वर्ब आती सिंगुलर, तो सिंगुलर आता है। तो हम ये कह सकते हैं वन ऑफ के बाद नाउन आता है प्लूरल, और अगर वर्ब आया तो सिंगुलर, अगर वर्ब आया तो सिंगुलर, नहीं तो फिर कोई इशू नहीं है, ठीक है। अब यहाँ देखो हमारे पास इस सेंस में वन ऑफ जो आ रहा है, इसके बाद देखो दोनों में वन ऑफ लिखा है, वन ऑफ हाईएस्ट पीक और पीक, पीक्स तो लिखा नहीं है, ठीक है। तो इसका मतलब श्योर है हम लोग कि हमारे पास ये हो गया गलत, ठीक है। हमारे पास ये जो कॉन्सेप्ट हो गया सी और डी, ये हो गया गलत। अब यहाँ पे द हाईएस्ट पीक इन द वर्ल्ड या हाईएस्ट पीक इन द वर्ल्ड, तो हाईएस्ट जो है ना, ये एक सुपरलेटिव डिग्री ऑफ एडजेक्टिव है, सुपरलेटिव डिग्री ऑफ एडजेक्टिव है। तो सुपरलेटिव डिग्री जो होता है ना, वो अपने से पहले क्या लेता है, द, वहाँ पे द लिखना जरूरी होता है। तो यहाँ पे हमारे पास आंसर क्या आया, ए। चलो मूविंग टू द नेक्स्ट वन। वी लिव्ड इन अ कल्चर दैट डिनाइड, यहाँ पे फिर एक स्पेलिंग मिस्टेक हो गई मेरे से, मैं क्या करूँ, जल्दी में इतना टाइप करना और सारी चीज़ें, कोई बात नहीं। तो यहाँ पे दैट होगा, ठीक है, थोड़ा सा ध्यान करना। तो वी लिव्ड इन अ कल्चर दैट डिनाइड एनी मेरिट टू लिटरेरी वर्क, considering them important only when they were handmaidens to of something seemingly more urgent, namely ideology. This was a country where all gestures, even the most private, were interpreted in political terms. देखो छोटा सा हमारे पास एक वो दिया हुआ है पैराग्राफ जैसा, ये कौन से एग्जाम में आया है, 2016 गेट ई, ठीक है। देखो यहाँ पे हमारे पास एक छोटा सा पैराग्राफ दिया है और पूछा क्या गया है क्वेश्चन, देखो बड़ा प्यारा सा क्वेश्चन पूछा है इधर कि, एक सेकंड मार्कर जरा मैं चेंज कर लूँ, ओके।
यहाँ क्या कहा गया है, द ऑथर्स बिलीव दैट आइडियोलॉजी इज नॉट एन इम्पॉर्टेंट एज लिटरेचर इज रिवील्ड बाय द वर्ल्ड। ठीक है, द ऑथर्स बिलीव दैट आइडियोलॉजी इज नॉट एज इम्पॉर्टेंट एज लिटरेचर इज रिवील्ड बाय द वर्ल्ड, कल्चर सेमिंगली अर्जेंट या पॉलिटिकल। अब ये किससे रिलेटेड है, ये जो बात पूरी कही गई है कि मतलब इज आइडियोलॉजी इज नॉट एज इम्पॉर्टेंट एज लिटरेचर, तो यहाँ पे किससे रिलेटेड बात की जा रही है, तो जाहिर सी बात है, देखो यहाँ पे बात हो रही है पूरी कल्चर की। वी लिव्ड इन अ कल्चर दैट डिनाइड एंड मैरिड एंड लिटरेरी वर्क कंसिडरिंग देम इम्पॉर्टेंट ओनली व्हेन दे आर हैंडमेडन टू समथिंग सीमिंगली मोर अर्जेंट। मतलब जब कोई चीज़ अर्जेंट होती है तो वहाँ पे ही हम उस चीज़ की वैल्यू ज़्यादा देख देते हैं उस समय में। नेमिंगली आइडियोलॉजी, दिस वाज अ कंट्री वेयर ऑल गेस्चर इवन द मोस्ट प्राइवेट वर इंटरप्रेटेड इन पॉलिटिकल टर्म्स। देखो कॉन्सेप्ट हमें बहुत ही ईजी क्लियर है यहाँ पे कि जब हमारे पास किसी चीज़ की नीड ज़्यादा होती है तो जाहिर सी बात है नीड होते के साथ उसकी डिमांड होती है, तो वहाँ पे हमारे पास जो है सारी की सारी चीज़ें, आइडियोलॉजी जो ऑथर बिलीव कर रहा है आइडियोलॉजी इज नॉट एज इम्पॉर्टेंट एज रिवील, तो यहाँ पे वो किससे रिलेट करके बात को कह रहा है, तो यहाँ पे बात उसकी हो रही है पूरी, इट्स ऑल अबाउट कल्चर। ठीक है, ये वैसे इतने ज़्यादा हैवी क्वेश्चन नहीं है कि इसमें मुझे पूरा टाइम दे करके आपसे डिस्कस करना चाहिए। ठीक है, फिर भी जो है इसको जो है मैं एक बार किसी और बैच में भी ऐसे क्वेश्चंस को मैं एक बार फिर से डिस्कस करूँगा। जब मेरे पास और भी क्वेश्चंस इस तरीके के आएंगे तो मैं सारा का एक बार कंबाइन करके आपके साथ डिस्कस करूँगा। ठीक है, चलो। कंप्यूटर्स वर इन्वेंटेड, अभी तो 10 ही क्वेश्चन है तो थोड़ा सा स्पीडली कर रहा हूँ मैं। कंप्यूटर्स वर इन्वेंटेड फॉर परफॉर्मिंग ओनली हाई एंड यूजफुल कंप्यूटेशन। ठीक है, कंप्यूटर जो है वो इन्वेंट क्यों किए गए थे, तो इसी कारण से कि जो बड़े बड़े कंप्यूटिंग वर्क्स होते हैं ना, तो उसको किया जाए। हाउएवर इट इज़ नो अंडरस्टेटमेंट दैट दे हैव टेकन ओवर आर वर्ल्ड टुडे। जाहिर सी बात है, द इंटरनेट फॉर एग्जांपल इज यूबिक्विटस, मैनी बिलीव। देखो यूबिक्विटस का मतलब समझ लो क्या होता है, समझ गया ये रहा। देखो इसका मतलब होता है जो पूरे मतलब बहुत ज़्यादा ब्रॉड हो चुका हो, बहुत ज़्यादा फैल चुका हो। ठीक है, बहुत मतलब पूरे वर्ल्ड वाइड हो चुका हो। मैनी बिलीव दैट द इंटरनेट इटसेल्फ इज एन अनइंटेंडेड consequence of the original invention with the advent of mobile computing on our phones. A whole new dimension is now enabled. One is left wondering if all developments are good or more importantly required. ठीक है, सारी की सारी बात इट्स ऑल अबाउट आर टेक्नोलॉजी। तो which of the statement below is या are logically valid can be inferred from the above paragraph। इनमें से कौन सा है जो इस पैराग्राफ के अकॉर्डिंग पूरा वैलिड है, लॉजिकली करेक्ट है। द ऑथर बिलीव दैट द कंप्यूटर्स आर नॉट गुड फॉर अस, ऐसा बोला है कहीं नहीं बोला है, इवन बल्कि उसने यही कहा है कि भाई वो तो पूरा वर्ल्ड वाइड हो चुका है और आज के टाइम की जरूरत का सारा काम उससे हो रहा है। मोबाइल कंप्यूटर्स एंड द इंटरनेट आर बोथ इंटेंडेड इन्वेंशन। हाँ बिल्कुल ये बात तो है, मोबाइल कंप्यूटर्स एंड द इंटरनेट आर बोथ इंटेंडेड इन्वेंशन। ठीक है, यहाँ पे ये बात बिल्कुल कही गई है, देखो यहाँ पे भी गिवन है। तो मैनी बिलीव दैट द इंटरनेट इटसेल्फ एन अनइंटेंडेड कॉन्सिक्वेंस ऑफ द ओरिजिनल इन्वेंशन विद द एडवेंट ऑफ मोबाइल कंप्यूटिंग ऑन द फोन्स, अ होल न्यू डायमेंशन। देखो यहाँ पे साफ साफ इस चीज़ को किया गया है, तो इस चीज़ में हमें ज़्यादा सोचने की ज़रूरत नहीं पड़ी। ये क्वेश्चन का आंसर हमारा अपने आप ही क्लियर है कि फर्स्ट वाला जो है इसमें ऐसा कहीं नहीं ऑथर ने कहा है कि इट इज़ नॉट गुड फॉर अस, लेकिन सेकंड जो है ये ऑथेंटिक हो रहा है। तो यहाँ पर हम देख लेते हैं ओनली टू वन, ये नहीं हो सकता, बोथ वन एंड टू नहीं, नीदर वन टू ऐसा भी नहीं है, तो आंसर आया बी। नेक्स्ट पे आते हैं, नेक्स्ट है ये 2017 का क्वेश्चन है। ठीक है, ये 2007 मार्कर कहाँ गया, ये 2017 का क्वेश्चन पूछा गया है। ये मार्कर बार बार गायब हो जाता है। ये 2017 का क्वेश्चन पूछा गया है जो कि ठीक है 2017 का था। ये एक बार डिस्कस में ले आते हैं। द होल्ड ऑफ द नेशनलिस्ट इमेजिनेशन ऑन आर कॉलोनियल पास्ट इज सच दैट एनीथिंग इनएडिक्वेटली और इम्प्रॉपरली नेशनलिस्ट इज जस्ट हिस्ट्री। ओके, बात बिल्कुल फिर वहीं आई। देखो द होल्ड ऑफ द नेशनलिस्ट इमेजिनेशन on our colonial past is such that anything inadequately or improperly national is just history। तो देखो यहाँ पे बात किससे रिलेटेड की गई है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट बेस्ट रिफ्लेक्ट्स ऑफ द ऑथर्स ओपिनियन, यानी कि बात जो उसने हमारे हिस्ट्री से रिलेट करके इमेजिनेशन जो जिसने भी उसको लिखा है, जिसने भी उसको पूरा का पूरा मेडअप किया है, तो उसका कंसिक्वेंस ऑथर के हिसाब से क्या ओपिनियन है उसके स्टेटमेंट पे। तो नेशनलिस्ट आर हाईली इमेजिनेटिव, history is viewed through the filter of nationalism,
ठीक है, क्या ऐसा कुछ है कि नेशनलिज्म आर हाईली इमेजिनेटिव या फिर हिस्ट्री इज व्यूड थ्रू द फिल्टर ऑफ नेशनलिज्म? हिस्ट्री जो है क्या वो हम नेशनलिज्म का के हिसाब से हम उसको देखते हैं? ये काफ़ी हद तक मतलब ये इट कैन बी पॉसिबल कि ये काफ़ी जो है हो सकता है, लेकिन अगर मैं ये कहूँ कि हाईली इमेजिनेटिव तो ऐसा तो कुछ होगा नहीं। एक बार आगे देख लेते हैं सी पार्ट। आर कॉलोनियल पास्ट नेवर हैपेंड द नेशनलिज्म हैज सॉरी आर कॉलोनियलिज्म पास्ट नेवर हैपेंड। तो क्या ऐसा है कि कभी हुआ ही नहीं था? अरे हुआ नहीं होता तो हिस्ट्री में तो उसका नाम ही नहीं होता। ये तो हम देखते ही काटेंगे भाई, ये भी तो फिर भी चलो डाउट था, ये तो वैसे ही गलत है। नेशनलिज्म हैज टू बी बोथ adequately एंड प्रॉपरली इमेजिन्ड। नहीं 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 नहीं, देखो यहाँ पे साफ साफ कहा गया है कि inadequately एंड improperly, तो यहाँ पे तो ऐसा कुछ है ही नहीं, ये तो वैसे ही गलत है। अब बचा ए बी, तो नेशनलिज्म आर हाईली इमेजिनेटिव। इमेजिनेटिव का मतलब ही हो गया कि वो कभी हुआ ही नहीं था, तो इसलिए हमारा जब सी काटा है तो ए भी कटेगा, इसलिए आंसर क्या आएगा हमारा बी। ठीक है, तो इस तरीके से हमें देखना होगा कि जो हमारे एग्जाम प्रीवियस के निकले हैं तो उनको हमें किस तरीके से डील करना था। तो ये थे हमारे कुछ क्वेश्चन जो पहले के एग्जाम्स में आए रहे हैं, तो मैंने आपके साथ डिस्कस किए हैं। ये एक मेरा बेस्ट कोटेशन है जो मैं हर बार फॉलो करता हूँ और अपने स्टूडेंट्स को भी कहता हूँ कि फॉलो ज़रूर करें, कि भाई हमारे जो एक्सक्यूज़ेस होते हैं ना वो हमारे सपनों को क्या करते हैं, मिट्टी में मिला देते हैं। तो इसलिए ध्यान रखिएगा कि सपनों को मिट्टी में ना मिलने दीजिए, क्योंकि हमेशा याद रखो सक्सेस कम बिफोर वर्क ओनली इन डिक्शनरी। यानी कि सक्सेस जो है वो वर्क से पहले सिर्फ डिक्शनरी में ही आ सकती है और लाइफ में, रियल लाइफ में कभी नहीं आती। ठीक है, खैर बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का, आपने वीडियो जहाँ तक देखी। तो मिलते हैं फिर अगली क्लास में, तब तक के लिए आप सबको बाय बाय, टेक केयर। एंड सेकंड थिंग इज़ दैट कि अगर किसी को इससे ऐसे ही और इंटरेस्टिंग वीडियोस देखने हैं तो आप यहाँ विज़िट कर सकते हैं। यहाँ पे ये मेरा चैनल है, तो इसमें आप वोकेबलरी के सेक्शन देख सकते हैं। वोकेबलरी का पार्ट यहाँ गिवन रहता है। इसके अलावा साथ ही साथ में कई सारे टेंस, वॉइस, नरेशन, बिल्कुल बेसिक लेवल, ज़ीरो लेवल से। अगर किसी को लगता है कि उसका बेसिक बहुत बेकार है, बहुत ख़राब है उसका बेसिक, तो बेसिक लेवल से भी मैंने कंटेंट यहाँ गिवन है एंड ऑफ कॉस्ट, फ्री ऑफ कॉस्ट है। तो वहाँ से आप जो है काफ़ी हद तक अपनी हेल्प ले सकते हैं। ठीक है, तो चलिए मिलते हैं फिर, तब तक के लिए सभी को बाय बाय, टेक केयर। आर के महतो नाम से आपको चैनल मिल जाएगा। तब तक के लिए मिलते हैं, हैव अ ग्रेट डे।